हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संवेगात्मक स्वास्थ्य से बनने वाले प्रश्नों पे बात करेंगे। यहाँ पे जो भी 10-12 क्वेश्चन जो भी बने हुए हैं हम आज इस पे करवा देंगे। संवेगात्मक स्वास्थ्य से बनने वाले प्रश्न पे बात हम करेंगे। चौथे यूनिट का है ये संवेगात्मक स्वास्थ्य। यहाँ से जो भी प्रश्न बन रहे हैं हम करवा दे रहे हैं इस बुक में जो है। पहला क्वेश्चन है, संवेग एक जटिल भावनात्मक स्थिति है जिसमें इसमें गत्यात्मक होना चाहिए, नत्यात्मक दिया, गत्यात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। यह वह जटिल व्यवहार है जिसमें अंतरावयव क्रियाएं महत्वपूर्ण है, मतलब आंतरिक, अंतरावयव मतलब आंतरिक, जिसमें आंतरिक क्रियाएं महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है? यहाँ पे दिया है पहला ऑप्शन वुडवर्थ, दूसरा हर्लाग, तीसरा इंग्लिश एवं इंग्लिश और आइजेनिक। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो इंग्लिश और इंग्लिश के अनुसार है। ये जो संवेग से संबंधित ये आप क्वेश्चन बना हुआ है। संवेग एक जटिल भावनात्मक स्थिति है जिसमें गत्यात्मक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। यह वह जटिल व्यवहार जिसमें आंतरिक क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। यह कथन किसका है? यह अंतरावयव, ये शब्द जो है आंतरिक से संबंधित ही है। तो ये जो है ये इनका कथन है। किसका? इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार ये इन्हीं का कथन है। अब दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। संवेगों के कारण डैश में परिवर्तन होता है। संवेगों के कारण डैश में परिवर्तन होता है। व्यवहार, दूसरा आदत, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा क्रोध। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो व्यवहार में परिवर्तन। संवेगों के कारण व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है क्रोध। तीसरे नंबर क्वेश्चन है क्रोध का संवेग आने पर व्यक्ति का चेहरा डैश हो जाता है। क्रोध का जो संवेग आता है तो व्यक्ति का चेहरा कैसा हो जाता है? यहाँ पे है बुझा हुआ, लाल, पीला और शांत। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो लाल हो जाता है। ये ऑप्शन सही है। चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम, चौथे नंबर क्वेश्चन, संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। संवेगात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, माता पिता की अभिवृत्तियाँ, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद अगर हम बात करें पाँचवें नंबर पे, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बच्चों को बनाती है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ बच्चों को बनाती है। पहला ऑप्शन है क्रोधी, दूसरा निराशावादी, तीसरा घमंडी, चौथे नंबर पे महत्वाकांक्षी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो निराशावादी, ये ऑप्शन सही है, निराशावादी। उसके बाद छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो छठा क्वेश्चन जो है ये, क्या बालक के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए? यहाँ पे जो ऑप्शन है ये छठा क्वेश्चन, क्या बालक के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए? हाँ, नहीं, कभी नहीं देने चाहिए, अनसुनी कर देना चाहिए। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सही है वो हाँ ही है भैया। अनसुनी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास नहीं आता, ना ही वो उनकी जिज्ञासा शांत होती है। क्या बालक के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए? तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। तो हाँ, जो भी वो प्रश्न करें, जो भी बात करें, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करनी चाहिए, उनको नॉलेज हो जाए उसके बारे में जो वो जानना चाह रहे हैं। चलो बात करते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यहाँ पे संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है। संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, क्रोध, भय, ईर्ष्या। तो इसमें जो क्वेश्चन सही है वो ऑप्शन सही है, शारीरिक स्वास्थ्य। जो संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करने वाला कारक है वो 7वें नंबर में ऑप्शन सही है। 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोध का संवेग आने पर व्यक्ति का चेहरा, यहाँ भी वैसे ही क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो उधर हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। देखते हैं, लाल हो जाता है, चेहरा बुझ जाता है, चेहरा पीला हो जाता है, चेहरा शांत हो जाता है। तो यहाँ पे लाल हो जाता है चेहरा, बस वैसे ही सेम क्वेश्चन है ये। उसके बाद 9वें नंबर के, संवेगों के कारण परिवर्तन होता है।
संवेगों के कारण परिवर्तित होता है। संवेगों के कारण परिवर्तित होता है व्यक्ति का व्यवहार, आदत, स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन। व्यक्ति का व्यवहार। उसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बच्चे को बनाती हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन, प्रतिकूल परिस्थितियाँ बच्चों को बनाती हैं। क्रोधी, घमंडी, महत्वाकांक्षी, निराशावादी। ये तो वैसे ही है सब। निराशावादी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, बस थोड़ा सा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संवेगों के नियंत्रण की विधि नहीं है। 11वें नंबर का क्वेश्चन लास्ट का है, संवेगों के नियंत्रण की विधि नहीं है। भय, दमन, शोधन, मार्गीकरण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, जो उत्तर सही है वो भय है। संवेगों के नियंत्रण की विधि नहीं है। भय जो होता है ये तो संवेग बना ही रहता है, ये तो संवेग ही है भय। तो इसमें तो इतना ही था। अब हम इसी के साथ साथ देख लेते हैं दूसरे यूनिट का। दूसरे यूनिट का क्वेश्चन इसी में ऐड कर देते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम देख ले रहे हैं सामाजिक रीति रिवाज, 5वीं यूनिट। 5वीं यूनिट का क्वेश्चन जो बना हुआ है, 9 क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं इसी में। सामाजिक रीति रिवाज से क्वेश्चन है ये 5वीं यूनिट का। तो यहाँ पे वहाँ पे 11 क्वेश्चन था, यहाँ पे इसमें 9 क्वेश्चन है, तो हमें एक में ऐड करके बना देना है इसको, इस प्रैक्टिस सेट को। तो ये जो क्वेश्चन पहला है, शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए लड़की की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया है 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। तो यहाँ पे ये तो जो है ये डाटा बदलता रहता है, यहाँ पे ये सही नहीं है, 15 वर्ष है। शारदा एक्ट के अनुसार कहा है तो ये पहले का सब डाटा है। और यहाँ पे जो लड़की की आयु है वो 18 वर्ष ही मानी गई है, पर इसमें ऑप्शन में 18 नहीं है, ऑप्शन में तो 15 दिया है, पर 18 ही माना जाएगा। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बाल विवाह से हानि। तो यहाँ पे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव, महिला एवं शिशु मृत्यु दर अधिक, संतान का निर्बल होना, उपयुक्त सभी। तो ये तो सही ही है, यहाँ पे कोई डाटा की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन सही है, सही है ये। बाल विवाह से हानि जो होती थी, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता था, महिला एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होती थी, संतान का निर्बल होना, संतान निर्बल होते थे क्योंकि बच्चे लड़कियां जो मैच्योर नहीं हुई रहेंगी, बाल विवाह में ही शादी हो जाएगी, तो संतान का निर्बल होना जायज़ बात है। उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें, प्रदा प्रथा से स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव पड़ता था। विटामिन डी की कमी, बच्चों में रिकेट्स रोग, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेसिया, उपयुक्त सभी। दिए हम लोग पढ़े हुए हैं जब विटामिन डी में भी पढ़े हैं हम लोग इसको, कि विटामिन डी की जब कमी होती है तो 3 तरह की समस्या होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया और बच्चों में रिकेट्स। तो यहीं पे तीनों बातें हैं, विटामिन डी की कमी से, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेसिया और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस और बच्चों में रिकेट्स। तो ये उपयुक्त सभी होंगे। प्रदा प्रथा से स्वास्थ्य पर यही प्रभाव पड़ता है। जब माताएं जो है प्रदा प्रथा में रहेंगी तो ये सारी समस्या देखने को मिलेंगी। चौथे नंबर पर बात करते हैं बाल विवाह का प्रमुख कारण। बाल विवाह का प्रमुख कारण, स्त्रियों की निम्न स्थिति, योग्य वर्ग की कमी, दहेज प्रथा तथा संयुक्त परिवार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ भी उपयुक्त सभी ही है, ऑप्शन सही उपयुक्त सभी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्त्रियों की निम्न स्थिति होती है, योग्य वर्ग की कमी होती है, दहेज प्रथा तथा संयुक्त परिवार, दहेज प्रथा तथा संयुक्त परिवार, ये सब उपयुक्त सभी ही आंसर सही है। 5वें नंबर पे प्रदा प्रथा को प्रोत्साहन मिला वैदिक काल में, बौद्ध काल में, मुगल काल में, आधुनिक काल में। तो यहाँ पे ये मुगल काल में प्रदा प्रथा को प्रोत्साहन मिला। उसके बाद अब 6ठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रिकेट्स प्रायः होता है बच्चों को, किशोरों को, युवाओं को, प्रौढ़ों को।
तो यहाँ पे हम लोग रिकेट्स बच्चों को पढ़े हैं, बट बच्चों को ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन, प्रौढ़ रिकेट्स रोग कहते हैं, प्रौढ़ रिकेट्स रोग कहते हैं। जो पहला नंबर रतौंधी, दूसरा ऑस्ट्रोमलेशिया, बाल रिकेट्स तो यहाँ पे हम लोग पढ़ें ऑस्ट्रोमलेशिया, जो इसको प्रौढ़ रिकेट्स भी बोलेंगे। ऑस्ट्रोमलेशिया को प्रौढ़ रिकेट्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रोमलेशिया में होता है कि हड्डियाँ मुलायम और लचीली होती हैं, हड्डियाँ मुलायम हो जाती हैं, और महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है ये ऑस्ट्रोमलेशिया। अब बात करते हैं 8वें नंबर पे, बाल विवाह नियंत्रक अधिनियम शारदा एक्ट पारित हुआ। बाल विवाह नियंत्रक अधिनियम शारदा एक्ट पारित हुआ था। ये 1929 में, 1928 में, 1929 में, उसके बाद 1919 में ये है 1919, 1928, 1929, 1945। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है 1929। बाल विवाह नियंत्रक अधिनियम शारदा एक्ट जो है ये 1929 में आया था। और यहीं पे आपको हम बता दें कि जो सती प्रथा था, सती प्रथा 1829 में था, सती प्रथा 1829। तो ये थोड़ा सा 29 वाली बात जो आ रही है, 29 लास्ट में, यहीं पे इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे 9वें नंबर क्वेश्चन, शारदा एक्ट के अनुसार लड़के की आयु कम से कम होनी चाहिए। देखो वही क्वेश्चन यहाँ भी दिया है, पर यहाँ ऑप्शन जो है वो दूसरा माना है, ये वाला सही। अच्छा एक मिनट, अगर हम बात माने तो ये क्वेश्चन शारदा एक्ट के अनुसार सही है। अगर ये पूछा कि शारदा एक्ट के अनुसार, ये पहले क्वेश्चन की बात किए थे जो हम, ये वाला शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के लिए लड़की की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो 15 ऑप्शन सही माना है, ये शारदा एक्ट के अनुसार यही होगा। शारदा एक्ट के अनुसार 15 ही होगा। ये पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात होगी। शारदा एक्ट के बारे में 15 ही होगा, 15 वर्ष, क्योंकि यहाँ जो लड़के का दिया है लास्ट क्वेश्चन, जो लड़के का दिया है, ये शारदा एक्ट के अनुसार लड़के की आयु कम से कम होनी चाहिए। ये कह रहा है कम से कम होनी चाहिए, तो यहाँ पे 18 वर्ष। जब शारदा एक्ट के अनुसार लड़के की आयु 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष मानी गई है, तो लड़की की आयु वहाँ पे जो पहले क्वेश्चन है वो शारदा एक्ट के अनुसार लड़की की आयु 15 वर्ष मानी जाएगी, क्योंकि यही क्वेश्चन सही है। और ये ये है पूछ भी सकता है इसको, बस शारदा एक्ट के अनुसार पूछ लेगा, शारदा एक्ट का यही है। और जो अब के डाटा के अनुसार चलेंगे या जो दूसरे उसके अनुसार कि जो अब लागू हुआ है वो 18 लड़की की होगा, 21 लड़का का होगा, तो वहीं पे गलत होगा क्वेश्चन। तो ये शारदा एक्ट के अनुसार याद रखना, शारदा एक्ट के अनुसार 18 वर्ष लड़के की जो आयु है, लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की की आयु 15 वर्ष शारदा एक्ट के अनुसार माना गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे दो यूनिट का, यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों का क्वेश्चन एक में करवा दिए। एक में था 11 क्वेश्चन, एक में था 9 क्वेश्चन। अब इसको यहीं पे हम क्लास ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही इस बुक में जो भी यूनिट है, जितना भी यूनिट है, सब यूनिट का क्वेश्चन आंसर हम करवा देंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसकी थ्योरी भी करवाएंगे, इसकी थ्योरी भी करवा देंगे, सारे की थ्योरी भी हमारी चल रही है थ्योरी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।